नमस्कार, ओएस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली हम ओएस न्यूज में जो लगातार श्रृंखला चला रहे हैं ओएस संवाद, इसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हैं। इसी में हमारी एक नई मेहमान है दिव्या गुप्ता, जो बेसिकली बेसिक शिक्षा अधिकारी है शाहजहांपुर जिले में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में अगर कुछ बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी जर्नी बहुत सामान्य है। वैसे हम अच्छा होता है अच्छे तरीके से पृष्ठभूमि है से मैंने नासिक किया और कन्या से कॉलेज से एंटर किया। बीकॉम मैंने 2004 में महाराणा साहब राजकीय स्नातक महाविद्यालय किया। इससे मुझे कंफर्ट नहीं हुआ। ओके, ठीक है। हाँ, और मैंने सी के साथ बीकॉम किया, बीकॉम बीएड किया, बीएड कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से किया, और एमएड मेरा फैजाबाद यूनिवर्सिटी से, और 2009 में मैंने एंट्री किया एजुकेशन में। अच्छा, बहुत शानदार है। इसके साथ साथ मैम, ये अधिकारी बनने के परिणाम हासिल भी कुछ अगर बताएं। अधिकारी जब हम एमएड कर रहे थे, इसमें एक फ्रेंड थी, इसके पापा जी। ओके। पहले तो यही था कि हाई स्कूल कर ले, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि हाई स्कूल कर लीजिए बच्ची और शादी कर दीजिए। शादी बच्चे था, पापा कहते थे बीएड पढ़ाने के बाद शादी करेंगे और ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मम्मी भी कहती थी नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियों को अपना घर देते हैं। लेकिन पापा सब कहते थे हर साल कि मुझे इस साल पेपर देते, इस साल पेपर दे लीजिए, बस ये वाली 5 पेपर फिर शादी कर दीजिएगा। इस तरीके से मैंने हर एक साल का समय मांगा पापा से। अब जितना मुझे उसका मिला, और तब मैंने अपनी पढ़ाई कर। आपके जीवन में सबसे कठिन दौर जो रहा हो उसके बारे में मुझे बताना चाहते हैं। कठिन दौर ज्यादा नहीं रहा, जब आप बार बार असफल होते हैं और लोगों के जो ताने होते हैं, वो पल बहुत कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो कभी मैं तो जाती थी तो तकलीफ नहीं हुई, मुझे लगा सामान्य होगा। लेकिन जब मेरा किसी का इंटरव्यू हुआ, कहीं नहीं होता था इंटरव्यू, तो फिर लोग ताने मिलते थे। अच्छा, तो आपने कितना टाइम क्लास किया था? मेरे पास मेरा कोई गाइडेंस नहीं था शुरुआत में। जब मैंने स्टार्टिंग तो पहले कॉमर्स सब्जेक्ट है, मैंने कॉमर्स में स्केलिंग तो जो मैंने कॉमर्स का अच्छा बैकग्राउंड था, लेकिन विषय ऐसा था कि उसमें स्केलिंग का हुआ। मैंने सब्जेक्ट चेंज किया 2000, शादी हो गई 2012। फिर मैंने पब्लिक या डिफेंस से पेपर देना शुरू किया। इसमें भी मुझे इंटरव्यू में मैं कभी मजे का ऐसा होता है, मेरा 6 महीने का था और पेपर मुझे बाहर बुला रहा था और हम पेपर दे रहे थे, और वो जो रिजल्ट आया उसमें 0.5 से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो फिर टूट गए, और 2014 में एक बार लंदनसी थी, मेरा इंटरव्यू था 16 मिनट। वो इंटरव्यू देने के बाद 6.5 महीने फिर तबियत खराब हुई, फिर मैं एडमिट हो, मेरा बच्चा एक्सपायर होता है। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मुझे नहीं लगा कि कभी मेरा पीछे तो मुझे देखना नहीं है, मैंने सब बंद करके, लेकिन फिर वो सुकून नहीं लगे। मेरा बच्चा एक हुआ 2015 में, वो 1.5 साल का हुआ। एक बार चांस दे लेना है। अच्छा, 1.5 साल का हो, उससे पहले भी मेरे साथ हादसा हुआ। तो फिर एग्जाम बच्चा छोड़ के मुझे बात है, फिर स्टार्ट किया, और फिर वो मुझे इंटरव्यू देने को मिला, और फिर नहीं हुआ। फिर 18 का मुझे इसमें लगकर छोड़ दिया, फिर 19 का मैंने फॉर्म दे दिया कि इसके अलावा मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, मेरे बच्चे के ऑपरेशन हुआ मेरे बच्चे का,
और मेरे हस्बैंड ने मेरे पेपर की वजह से मुझे बताया भी, मेरा बेटा 3 महीने एडमिट था हॉस्पिटल में। और जिस दिन मेरा मेंस, जिस दिन मैंने मेंस का आखिरी पेपर लिखा उसी दिन लौट के थे, क्योंकि हम 1 मिनट भी नहीं बर्बाद करते थे यहाँ पर। जैसे ही मेरा पेपर खत्म हुआ, एड्रेस हुआ, उसी दिन लौट के आ रहे थे खरीदा थे। जब मैंने मेरे बच्चे को देखा कि इसके पैरों में रॉड पड़ी है, प्लास्टर है, तो मैंने कहा अब नहीं अब इलाहाबाद मिल जाएंगे और दो जो उनका होता है नहीं परिवार संभाल रहे, परिवार हाउस वाइफ है। फिर हुआ कैसे आपको? फिर टूटे हुए सपने कहाँ सोने देते, वही सपने थे। मुझे रात में नहीं आती है, सब लोग सुनाते हैं कि मुझे अब उम्मीद बात पेंशन मिल जाए यार, इसीलिए पढ़े थे एक दिन हमारे पापा को। मेरी ज्वाइंट फैमिली है और एक मेरे घर में सभी लोग एक साथ, मेरे पास एक ही कमरा है और पढ़ना भी बड़ा मुश्किल, परिवार के साथ पढ़ना तो और मुश्किल। घर के लोग आगे सो रहे होते तो उस समय पढ़ने, तो मैंने अपने एक मेरे लिए व्यवस्था करके मीटिंग करवा दिया। परिवार का सहयोग आपका कितना रहा है इस कैरियर के दौरान, और माता पिता के साथ साथ हस्बैंड का? सभी का बहुत सहयोग है। आज यहाँ पे है तो परिवार, मेरा भी जॉइंट फैमिली है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मेरी सास को भी बहुत लोग ताने देते हो कि बहुत खराब कर रही हो, पढ़ने को भेज रही हो, अपने बच्चे देखे कहाँ जा रही। मेरी सास का मेरे हस्बैंड में। आपका रोल मॉडल कोई रहा हो जिसकी वजह से आपने इतना संघर्ष किया फिर ये सीख लिया? मुझे अपनी पहचान नहीं करना, मेरा बस एक लक्ष्य था कि कुछ तो जीवन में आए करते रहे। आपने ऐसा तो कोई देखा होगा व्यक्ति कि हाँ इस व्यक्ति की तरह मुझे बनना है, इसलिए बेसिकली वो रोल मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मेरे रोल मॉडल तो बहुत नहीं है, एक महिला जो होती है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। मैं एक कोई प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें कहा है कि महिला का कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होती न मायका होता है। मुझे कभी किसी से तकलीफ हुई तो हमने ना अपने आप को इतना मजबूत बनाना, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? पढ़ना मुझे पसंद है। अभी ऐसा तो अभी भी आप पढ़ते हैं? मेरी गाड़ी में भी अभी एक किताब रखी है, जैसे मेरे 5 मिनट किसको पढ़ते हैं आप? पढ़ना हर किताब कुछ ना कुछ, कोई भी किताब देखकर सुनते हैं तो वो समय और कम करते हैं, तो ये किताब आगे इससे आगे भी कहीं जाना है या? मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो मुट्ठी में जमीन आ गई है, अभी मुझे एजुकेशन लाइन में ही बेसिकली काम करना। अच्छा, जब आप कार्य करते हैं नर्वस हो जाते हैं तो आपको एक टेंशन हो जाता है, तनाव आ जाता है, मानसिक तनाव, उस तनाव को कैसे दूर करते हैं? मैं घर जाना रो लेते अपने वही तनाव को, एक आंसू ही तो है अपने आप को निश्चल सामान्य, मतलब कोई सपोर्ट करता होता है? सपोर्ट करना ऐसा नहीं है, आप ये अच्छा कर सकते हैं। मेरा बेटा ही क्या करता, जरा सा भी मेरा चेहरा एंट्री करने से पहले क्या कहता, मम्मा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नहीं बेटा परेशान नहीं। बच्चे कितने साल के हैं? 10 साल का। बड़ा बेटा? एक ही बेटा, और 2 बच्चे आप बता रहे? नहीं, बच्चे मेरे एक्सपायर। अच्छा, वो एक्सपायर। जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? लक्ष्य? सपने बदलते रहते हैं। अब इसमें लगता है कि बच्चे को इस लेवल पे पहुंचाते हैं कि कभी किसी को भी भाग नहीं है, आपको पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स आई, फैमिली कह रहे थे, आप कह रहे हैं एक दिन मेरा बच्चा दिव्यांग है, सब कभी उस परिस्थिति में अपने बच्चे को छोड़ के गए और मोहल्ले वाले के मेरे बच्चे से सिंबॉलिक रूप से बात कर रहे थे, मुझे तो तकलीफ हुई, तो मैंने मेरे बच्चे से नॉर्मल बात कर रही।
उसको कभी एहसास ना हो कि आप हमें तो कर रही हो, हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग है बच्चे को कि आप नॉर्मल समझेंगे। तो बेसिकली पैरों से पैरालाइज नहीं, पैरों से का तो ऑपरेशन कराया, ठीक है, लेकिन हेयरिंग लॉस है उसका 70-80% उसका hearing loss है। और उसके बावजूद मुझे हर एक शब्द को ही बनना है, एक काम बुलवाने में, एक शब्द बुलवाने में, एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने में बहुत मुश्किल है। पहले से ही ऐसे नहीं। तो अभी बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं उनके बात करता हूँ, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है? मेरी यहाँ पे घर में जैसे 6 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको बेसिक शिक्षा है, यानी मूलभूत शिक्षा है, और वहाँ पे बच्चों तक पहुँचाना मेरी प्राथमिकता है। और प्राथमिकता के साथ अगर हमारा विज्ञान अच्छा है तो 18 वर्ष के आगे सबको विद्यालय बुनियादी शिक्षा पाएगा। प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है आपके हिसाब से? प्राथमिक शिक्षा में सुधार तो निरंतर हो रहा है। अगर हम लोग तो शिक्षा ग्रहण करते हो आज भी समय में तो बहुत सुधार है। पहले हम लोग सब लोग पढ़े होंगे क्या संसाधन थे, आप संसाधन बहुत संपन्न पहले बहुत हम लोग नॉर्मल भी पेड़ के नीचे पढ़ लेते थे, हम कारखाने में पढ़ते थे, बहुत संसाधन नहीं हुआ करते थे। अब तो काफी संसाधन है, टीचर तो अभी कोई चुनौती आपको नहीं नजर आ रही? चुनौतियां समझे जैसे जैसे समाज बदलता है और चुनौतियों को सब देश का प्रसिद्धता से अब हमारे पास खाई बढ़ती जा रही है परिषद के विद्यालयों निजी विद्यालयों की शिक्षा। अब ये एक समान शिक्षा ये सबसे बड़ी चुनौती है। हम एक राष्ट्र में है, एक पृष्ठभूमि है, एक अन्न खाते हैं, एक सूरज है, तो एक शिक्षा शिक्षा की सबसे बड़ी खाई है। ये इस संदर्भ को बांटना अपने आप में बहुत बड़ी एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बेसिकली एक दिन मांग के पढ़ा हो तो उसको तो ये खाई नजर आ सकती है, ये बात मैं मानता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो तब समझ में आता था वो। जी, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य जो जड़ के बिना पेड़ की तो ही अस्तित्व हमारे लिए जड़ नहीं है तो पेड़ कहाँ से? अगर हम कहीं भी जाते हैं मैम तो सबसे पहले जैसे नीट का एग्जाम हुआ, IAS का एग्जाम हुआ, PCS का एग्जाम हुआ, या किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो वहां यही कहा जाता है कि आपका बेस सबसे ज्यादा क्या है, बेस क्या है। तो बेस मजबूत नहीं है तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। भवन बनता है तो नीट की आवश्यकता, उसी प्रकार समाज के निर्माण में बेसिक शिक्षा की बड़ी जरूरत है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि एक इंग्लिश मीडियम और एक प्राइमरी स्कूल, तो इसको सिमिलर करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि टीचर्स तो आपके पास में जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं उनसे 110% बेहतर है। हमारे शिक्षकों की काम में कैसे करना नहीं बहुत मेहनत पूरी करके बहुत सारी परीक्षाएं पास करते हैं, हमारे शिक्षक आते हैं। अगर आप विद्यालयों से इंग्लिश मीडियम विद्यालय से तो हमारे शिक्षक का ही ज्यादा तो चुनौती तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं आपके मुझ से समझना चाह रहा हूँ, चुनौतियां मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं ताकि जनता या हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए कि दिक्कत कहाँ क्या है। अब ये सोचिए कि अगर मेरा बच्चा है और हम अपने बच्चे को भेजते हैं तो सुबह उठ के अपने बच्चे का एक टिफिन बनाते हैं, सब बैठ जाते हैं, उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं और हम अपने बच्चे को इसको छोड़ते हैं और वो अपने संसाधनों से संसाधन और हमारा वही जो बच्चा है उससे कोई पूछने वाला भी घर पे नहीं होता है कि बेटा आप स्कूल जा रहे हो, आपको ड्रेस की जरूरत है, आप खाना की जरूरत है, या आपने किताबें हैं, आपके पास कलम है, माता पिता में ही जागरूकता दी है।
और जहाँ माता पिता जागरूक होंगे तो ये अंतर जो है लिखाई है ये पढ़ने में पढ़ जाएंगे। लिखाई किसी भी होगी जैसे माँ बाप वो एक बच्चे के नजरिए से अगर हम देखें तो बच्चे के जीवन में शिक्षा का महत्व तो समझाने के लिए शायद कोई नहीं होता। अगर मैं आपके नजरिए से बच्चों को समझाने का प्रयास करूं कि शिक्षा का महत्व क्या है तो क्या है? देखिए छोटा बच्चा है हमारा एज ग्रुप है 6 से 14 वर्ष का। अब उस बच्चे को हम शिक्षा का महत्व थोड़ी समझाने बैठे, उसको खेल के माध्यम से विभिन्न विधियों के माध्यम से शिक्षा करना है। अब छोटे बच्चे को थोड़ी बताएंगे कि दवाई किस तरीके से खाई है, दवाई तो हम किसी तरीके माध्यम तो पेरेंट को इधर सिखाना हो आपको, पेरेंट्स को सिखाना हो लगातार सरकार प्रयास कर रही है मैटर, लेकिन अभी भी उस महत्व को समझने की शिक्षा जीवन में कितनी जरूरी है। अब वो जो महत्व को समझेंगे शिक्षा तब वो अपने बच्चे को भेजेंगे और भेजने का कोशिश भी डाला पढ़ के जिस दिन वो पूछने लगेगा अभिभावक कि आज क्या पढ़ा, क्या से पूछे बेटा आज क्या पढ़ गया, उस दिन आप देखिएगा खाई है पढ़ते हुए नजर। वर्तमान समय में जिले में शिक्षा व्यवस्था कैसे आपके साथ में? वो तो आप साक्षरता दर देखिए साक्षरता दर तो फिर क्लास के बच्चे से भी हो जाती है। मैं वो नहीं पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी साक्षरता दर तो ठीक है लेकिन कंडीशन ऑफ एजुकेशन कैसी? शिक्षा क्या मानते, शिक्षा क्या आप असली ज्ञान मानते हैं, शिक्षा जीवन की कला मानते हैं, शिक्षा आध्यात्मिक विकास मानते हैं, प्राकृतिक विकास मानते हैं कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में रहता है। किसी के लिए व्यापार करना या जॉब पाना ही शिक्षा हो तो शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा वो है जो एक मनुष्य को एक व्यापक जीवन दे सके, तो खुश कैसे रहता है, वो अपनी लाइफ को कैसे देखता है। शिक्षा बहुत सारे रूप में है। अब हम कुछ लोग भीड़ में होंगे कि मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, वो भी शिक्षा नहीं है। शिक्षा उससे कहीं ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा में डिफरेंस अगर आप देखते हो क्या है? ग्रामीण में आप रेस्टोरेंट को समझ सकते हैं, वह भी आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, खाने का तरीका खाने रोटी नहीं है। और एक आप गांव के घर में जाएंगे रोटी खाने गेहूं से ही बनती है, वही शिक्षा वही है, बस आपके संसाधनों में आप चांदी के प्लेट में खाते हैं या आप कागज पे खाते हैं या प्लेट में पत्थर खाते हैं, रोटी शिक्षा वही किताबों कंटेंट नहीं बोल रहे। NCERT जो द्वारा करिकुलम में बहुत है, आप चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, फैसिलिटी का आपके हिसाब से फैसिलिटी। अच्छा, बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं आप कुछ बताता है? लगातार प्रयास नहीं, किसी योजना के बारे में बताएं या कुछ ऐसा योजना के बारे में। देखिए हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ बराबर बच्चों के लिए बुक्स मीटिंग भी तो आपको पता ही है, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो ये तो बच्चों को एक्सपोज करने का अवसर मिल रहा है। विज्ञान में इंस्पायर अवार्ड में विद्यालय परीक्षा है, बहुत सारे बच्चों को बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिका है? जिस प्रकार एक बाग में माली की भूमिका होती है उसी प्रकार की शिक्षक की भूमिका। अच्छा, विद्यालयों की निगरानी कैसे की जाती है कि टीचर्स प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ने आ रहे हैं इस तरीके का? आज कभी वर्तमान में शिक्षक की निगरानी का एक प्रश्न आ भी गया है, सदियों से गुरु की निगरानी नहीं है, शिक्षक की निगरानी का प्रश्न ही है। शिक्षक खुद स्वयं में समाज को दिशा देने नहीं, जैसे एज अ ऑफिसर आप निगरानी कैसे करते हैं स्कूल की? कोई ऐसा कैमरा सिस्टम या कुछ ऐसा लगा रखा हो या प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो उसका प्रॉपरली, वो मैं जानना चाहता हूँ। जो सरकार लोग सुविधाएं दिए हुए हैं वो विद्यालय तक पहुंच नहीं हुए हैं या बच्चों तक हमारे
ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। हाँ, तो वही सुनिश्चित किस तरीके से इसके लिए हम लोगों के पास प्रेरणा पोर्टल पे एक ऐप बना हुआ है और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स स्क्रीन वो निरीक्षण करती हूँ। अच्छा, एक और सवाल है, जो आपका जिला है उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं शिक्षा को लेकर? एक तो हमारे यहाँ आरटी है और दो हमारे निजी विद्यालय जितने हैं, निजी विद्यालयों में बच्चों को किसी में से 25% छूट है और हमारे ग्रामीण और दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा भी हमारे पास 4000 बच्चे समेकित शिक्षा के लिए और इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स है और विशेष रूम भी हमारे जनपद में काम कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चों के बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी विशेष रूप से वंचित बालिकाएं हैं जो अभी इनका एनरोलमेंट नहीं हुआ या फिर पढ़ती इसमें बीच में शिक्षा किसी कारण से छूट गई है तो उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी हमारे पास है। विद्यालय बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल और अभिदय स्कूल भी वर्तमान में माध्यम संकल्प लिया। अच्छा, इसके साथ में समृद्ध शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, हाँ समग्र, राइट। तो क्या ये अभी चल रही है आपकी योजना? समग्र शिक्षा जो है जो पहले जो सब शिक्षा अभियान था उससे आदर्श समग्र में हम माध्यमिक लोग और जनपद में जितनी भी काम कर रहे बालिका शिक्षा है, समेकित शिक्षा है, जितनी हमारे आप स्कूल बच्चों में सारा समग्र शिक्षा का ही काम है। एक सवाल रह गया था, मिड डे मील। मिड डे मील योजना कितनी सफल है? मिड डे मील योजना मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। समाज में आप फील्ड में जब जाएंगे बच्चा मेरा सुबह से भूखा आता है इस तरीके से आता है और विद्यालय में भोजन के लिए छोटे छोटे भाई बहनों को लेके आता है, मैम इनको भी खाना होता है, इनको भी खाना। मुझे लगता है मिड डे मील योजना शायद गरीबों का एक समय का खाना है और भी इसमें हम लोगों की कमी है कि जब वो अपने छोटे बच्चे भाई बहनों को लेके आते हैं और सरकार हमको जब एक बच्चे खाना देते हैं हम 4 बच्चों को कैसे खाते हैं तो मुझे लगता है ये सक्सेसफुल मिशन। एक योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसमें बेसिकली शायद बच्चे वहां रह के बालिकाएं पढ़ते हैं। ये योजना कितनी सफल है? आपको हम इस तरीके से योजना बता सकते हैं, ऐसी बच्चे ऐसे समुदाय से बच्चे हैं जिसमें जो बच्चे हमारी पढ़ती हैं वो SC और ST और 75% बच्चियां हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं और 25% वो बच्चियां हैं जो BPL रेखा से नीचे हैं और ये सामान्य बच्चों से बहुत पीछे बच्चे जाते हैं। उन बच्चियों को समझ लीजिए बच्चा जा रहा हो और कभी पढ़ाई छूट गई वो बच्ची यहाँ रह के या कभी जिसे कभी पढ़ाई नहीं कर रही तो ये टॉप के बच्चे काम नहीं करते। देखिए नवोदय विद्यालय जो है वो टॉप के बच्चों का काम करते हैं, वो चयनात्मक पद्धति से काम करते हैं, क्रीम होती है उस पे काम करते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और वो समाज का बिल्कुल नीचे के जो सामान्य विद्यालय बच्चे हमारी नहीं जाता है, मतलब जो विद्यालय हमारे सामान्य विद्यालय और विद्यालय वो बच्चे जो कभी नहीं आ पाते वो हमारे कस्तूरबा में रहते हैं। मैंने एक बच्चे को सजेस्ट किया था, बेसिकली उसके माता पिता एक्सपायर हो गए तो अब उसके पास में कोई साधन नहीं था, तो मैंने कहा कि एक बार आप वहां जाए तो शायद वो बच्ची गई होगी और उसको दोनों टाइम का खाना मिल रहा और पढ़ाई भी आने के साथ और आपको मैं बताते हुए जनपद में हम सभी को बहुत मुझे हर्ष होगा कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उच्च क्लास हो रहे हैं और 9 से 12 तक के बच्चे अब हमारे पास रहेंगे और 12 तक की शिक्षा हमारे लेके जाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी
किसी भी अभी एक फोन आया था आपके सामने मिर्जापुर में एक हार्ट हॉस्पिटल में अकेडमी में गया मेरे वापस से आते मुझे अकेडमी का साथ थे जहाँ हम बच्चों को रखे और पढ़ते मुझे रखना नहीं है रखने के पढ़ाना नहीं है ये दिखता है तो अभी नए भी ओपन कर रहे हैं नहीं नहीं अपग्रेड अच्छे से 8 से फिर 9 से बाहर चले अभी जयपुर में हमारा संचालन शुरू हो गया है हाँ जयपुर के पास में नवादा मोड़ एरिया पड़ता है वहाँ संचालन शुरू हो गया है और जैसे 3 किलोमीटर की करीबी में कोई अगर हमारा वाजपेयी विद्यालय है तो कस्तूरबा छात्रा संचालक शुरू को बच्ची दिल्ली में दिक्कत है या कहीं से दिक्कत है वैसे ही बच्चे हमारे ज्यादा सुरक्षित है मैं आने अपने परिवार में तो आप देखते ही आ रहे होंगे अपराध का तो मेरे यहाँ बच्चे काफी अच्छा इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू करने की प्रक्रिया कैसी है जो अभी हमारे यहाँ बाल वाटिका है क्योंकि पहले जो शिक्षा नीति 1986 के राज्य शिक्षा नीति उसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष बच्चे को हम लोग पढ़े थे अब नई शिक्षा नीति में जो हमारा 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा था उत्तर प्रदेश में जो हमारा हम लोग नर्सरी से करते हैं पीजी कर रहे हैं वो बच्चे अब हमारे बाल वाटिका बच्चे प्रदेश में बाल वाटिका 1 बाल वाटिका 3 इस तरीके से ये भी हमारी शिक्षा नीति और जो आपको इस समय अपार आईडी सुन रहे हैं अपार आईडी से बच्चे का बोर्ड करने वो बच्चा मेरा कभी भी पढ़े ऑल इंडिया में यूनिक आईडी वो सभी वो बच्चे का उसका क्या प्रोफाइल है उस बच्चे को क्या खेल है उसका क्या डाटा है वो सारा डाटा एक अच्छा मैम अभी मैं कुछ विद्यालयों में घूम रहा था तो यूनिक आईडी को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम्स आए नहीं जब कभी कोई नई चीज आती है इसमें क्या है डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा कॉज है क्योंकि जो शिक्षक जो है 55 से ऊपर या 50 से 55 के आसपास का पहुंच गया है वो डिजिटली उसमें इतना परफेक्ट नहीं हो सकता तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जस्ट लाइक किसी बच्चे का नाम गलत या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसा कि आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे दोनों चीजों में अंतर है शिक्षक कर नहीं पा रहा है या उसके डॉक्यूमेंट्स शिक्षक में अगर शिक्षक अगर नहीं कर पा रहा तो उसके लिए प्रशिक्षण है हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम है मेरे पास हमारे अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर है वो टेक्निकल सपोर्ट करेगा अगर टेक्निकल सपोर्ट करने के बावजूद भी बच्चे का पढ़ने का कोई डिजिटलीकरण नहीं हो पा रहा है तो उसका अलग बात होता है उसके उसका डॉक्यूमेंट नहीं करते वो किस वजह मैं बताता हूँ आपको एक बच्चा है बेसिकली उसका फादर नेम गड़बड़ था मेरे सामने एक कंसेप्ट आया था जो शायद जयपुर में आपके डीओ बैठ नाम मुझे याद नहीं है आपको तो उनसे मैंने डिस्कस किया था इस टॉपिक तो मैंने ये बताया था कि बेसिकली बच्चे का बैक में सरनेम जो है वो हटना है गलत हो गया फादर नेम में बाबू लग गया था वो भी गलत हो गया था अच्छा डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होने लगे और उसका ये प्रॉब्लम आया है कि जो बैक में जिस स्कूल से बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसमें बेसिकली उसको जैसे अभी 8th में बच्चा तो उसने उसको 7th में कर दिया एक साल पहले जहां पढ़ाई कर रहा हूं आप क्योंकि यूनिक आईडी में 7th चढ़ गया तो उसको क्लास भी चेंज हो सकता है क्लास पीओ को भी एक्सेस है क्लास वो चेंज कर सकता है और यहाँ जब क्लास चेंज करता है लेकिन एसआर रजिस्टर जो मिलता है मूलभूत पंजिका जो विद्यालय में बच्चे का नामांकन है एसआर रजिस्टर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन शिक्षक या कोई नहीं कर सकता जब तक निश्चित प्रोसेस है हाँ उसकी प्रक्रिया क्या है मैं बस जानना चाह रहा हूँ देखिए मैं जो प्रॉब्लम्स जो है वो जो हमारे पास में रहता है बच्चा मेरा नहीं था वो बच्चा पास में रहता है उसको फेस हुई तो किसी और बच्चे को ना फेस हो उसकी प्रक्रिया क्या है अगर आप दर्शकों को बता इसकी प्रक्रिया जो है पहली बात तो अगर आपका आधार जन्म प्रमाण पत्र सेम है और एसआर रजिस्टर में अगर आप एंट्री करा देते हैं तो एसआर रजिस्टर के अकॉर्डिंग भी आपका आधार है
तो साफ रजिस्टर में परिवर्तन करना जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो होगी, बजट में इसको निकलना पड़ता है और उसको भारत सरकार से अनुमति लेने के बाद तब आपका सारा तो उसकी प्रक्रिया अगर बच्चे के नाम में जन्म प्रमाण पत्र में या किसी तरीके से उस तरीके के इशू क्लास में और नाम नाम फादर नेम में, तो वो एसआर जो फॉर्म में 3 वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म एसआर फॉर्म 3 भर के दे दे और बच्चे का हो जाएगा। फिर फॉर्म भरे तो उसका ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया। अब इधर जैसे आपने कहा कि हर स्तर पे बेसिकली चेंजमेंट के लिए शिक्षक को तैयार किया जा रहा है, बट प्राइवेट स्कूल की स्थिति आपको पता है कि कैसी सजा हो। 10th में बच्चा पढ़ रहा है और वो 6 और 7th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी टीचर हैं वहां प्राइवेट स्कूल। मैंने बहुत सारे निरीक्षण किए, 12th में टीचर नहीं पढ़ रहा, कोई 12th पढ़ रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा तो अभिभावक को इसमें देखना चाहिए। आप अपने बच्चे को आप चकाचौंध में भेज रहे हैं, में कोई शिक्षक पढ़ाने वाला है मानक पूरे तो अभिभावक को जानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपने एक स्कूल भी सीज किया था, मैंने वो खबर भी पढ़ी, तो उस केस में मतलब बेसिकली टेक्निकली जो नॉलेज है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई प्रोग्राम ऐसा किया गया है जो बनाया गया हो कि हाँ यहाँ जब राष्ट्रीय शिक्षा अपना जो नियम आता शिक्षा अधिनियम, उसमें साफ है कि जो मानक है वो चाहे सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहा तो प्राइवेट विद्यालय, शैक्षिक योग्यता में किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं है, तो उसको भी टेट पास करना है जो हमारे परिषद में ये प्राइवेट स्कूल रख लेते हैं बगैर नॉर्म्स के टीचर, जब वो मान्यता लेते हैं वो सारे नॉर्म्स वाले टीचर के बैठे हुए हैं। तो ये जनता है, मानस है, वो बता सकता है, कंप्लेंट आपको कर सकते हैं कैसे शिक्षक। लेकिन अगर मानक नहीं पूरा कर रहे तो उसकी मान्यता ही नहीं, अंतर क्या है। अच्छा, अभी शिक्षा पे बात है बच्चों के लिए, तो डिजिटली शिक्षा पे बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है? वर्तमान में तो कोरोना के कारण तो डिजिटलीकरण तो सता ही, हर बच्चा उससे मैंने देखा है आप लोग कंप्यूटर लैब भी कही बिल्कुल जनपद में इस समय करीब 503 स्मार्ट क्लास संचालित में चल रहे हैं और ये जगह आईसीटी लैब भी हमारे यहाँ विद्यालयों में भेज गई, तो 3 विद्यालयों में आईसीटी लैब। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी मैं एक बार मिलने गया था जयपुर विद्यालय में कस्तूरबा, तो बताया गया है कि वहां पे लैब टीचर तो है पर इक्विपमेंट नहीं है। सही है, तो लैब अब जो आप बात कर रहे हैं वो इस सच से संचालित हो रहा है, और अभी जब कभी कोई नई चीज आती है तो उसको लागू करना और तैयार करने में थोड़ा समय लगता। इसके साथ साथ मैथ का टीचर और एक दो टीचर और जो है सारे सब इस समय नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्तियां लगभग कंप्लीट हो सकती है। अच्छा, तो जल्द ही वहां टीचर मिल जाए। बिल्कुल, अभी जुलाई से लगभग कंप्लीट हो। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से शायद कुछ स्कूल्स को गवर्नमेंट ने बंद करने का भी डिसीजन लिया था, कि नामांकन की प्रक्रिया, बच्चों के एडमिशन बहुत कम हो गया, इसके पीछे का कारण वर्तमान में आपको बताने में खुशी होगी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद सजानपुर में पिछले साल की अपेक्षा 20,000 लगभग 22,000 नामांकन लगे। पिछले साल 50,000 कुछ नामांकन था और इस बार 72,000 नामांकन हो चुका है। कुछ स्कूल बंद किए गए नामांकन की वजह से। ऐसे विद्यालय जिनमें 50 से कम विद्यार्थी और 1 किलोमीटर के करीब विद्यालय में, तो भविष्य में उम्मीद है कि वो विद्यालय में खुल पाएंगे। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की नहीं है, और जैसे ही ये जब विद्यालय आए अस्तित्व में तो अस्तित्व में आने के पीछे कारण ही है जब डिमांड होगी, जब हमारे यहाँ अभी आता है हमें बच्चों की अपेक्षा दे रहे हैं और स्कूल खोले जाएंगे, उससे बेहतर खोले जाएंगे। साथ साथ स्कूल छोड़ने वाली समस्या जो बच्चों की है वो कैसे है, क्योंकि अभी आपने कहा 22,000 है, लेकिन यही 6 मंथ आते आते 20,000 और कम हो जाएंगे। ये समस्या जो है उनका निदान कैसे है? हम लोगों को समस्या दिखती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसकी मूल समस्या क्या है?
उस पर हम लोगों को सबको विचार करना चाहिए, उस पर करना चाहिए। ऐसा तो नहीं अभिभावक उसका रोजगार के लिए कहीं बाहर जा रहा हो सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि कैसे हो और किन परिस्थितियों में वो बच्चा नहीं आ रहा, हम लोग तो उन फैक्टरों पे बात करें। और ऐसा कोई योजना है या शिक्षक आपने कहीं ऐसा कुछ किया हो कि बेसिकली की प्रॉब्लम कहाँ है, वो प्रॉब्लम्स को निकाला जाए? देखिए, अब निकालने का तो एक ही है कि जितना अभिभावक हमारा धन सामान्य शिक्षक पढ़ाने के लिए बढ़ रहा है, स्कूल खुला है, शिक्षक है, लेकिन भेजने वाला अभिभावक है। अब अभिभावक उससे विद्यालय अवधि में कहाँ काम कर रहा है, विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर रहा है या उसको कहीं और भेज रहा है, ये अभिभावक की जिम्मेदारी। लेकिन हम समाज के सभी की जिम्मेदारी कैसे अभिभावकों को समझाए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को पहले विद्यार्थी। अभी आपने आपने अपनी इंसिडेंट बताई थी कि बेसिकली हमने एक दिन क्या पालिकाओं की भागीदारी आपको लग रही है कि पर्याप्त है या पालिकाएं? बालिकाओं को तो भागीदारी है, लेकिन अभी और भी अवसर अगर मिले तो बहुत अभी कम है आपको लग रहा है? देखिए, जो पहले की तुलना में करे तो है भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी अगर हो सकता है कि हर किसी की पृष्ठभूमि वैसी ना हो, माता पिता बच्ची को भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए लगातार सरकार लगी हुई है, प्रेरणा दे रही है। मिशन शक्ति में सिर्फ आयरन वगैरह टैबलेट्स के लिए आयरन गोली तो एक बहुत ये मिशन शक्ति का एक जो आप पार्ट देंगे 1% पार्ट। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मिशन शक्ति पूरा क्या है? मिशन शक्ति एक जो बालिकाएं हैं उनमें आत्मसम्मान, अपना डेवलप करना, वो अपनी पहचान तो समझे, और किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको इश्यू आ रहा है आप वो बताइए, शिक्षा से जुड़िए, अपने महत्व को समझिए। मिशन शक्ति 5 साल से चल रहा है आपका मिशन शक्ति? बिल्कुल, मुझे 5 साल चल रहा है, उसके उदाहरण के रूप में हमको ले सकते 5 साल से मेरी नियुक्ति अपने आप को नहीं समझते, सफल स्टोरी तो हम ही है। वहां पे सामने बैठे हैं हाउस वाइफ जो मिशन शक्ति की कोई बेसिकली है। मिशन शक्ति अपने आप को बालिकाएं अपने आप को जाने, अपने अस्तित्व को समझे, अपने सम्मान की भावना को जाने, अपने आप को कैसे स्वावलंबी बनाएंगे, यही मिशन शक्ति। शिक्षकों में बहुत ज्यादा तनाव भी देखा है, उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। अभी मैं जब रिसेंटली की बात करूँ, एक सीतापुर इंसिडेंट, ये एक तनाव की ही प्रक्रिया थी जिसकी वजह से हुई। तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और तनाव कम करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? नहीं, अभी हम लोगों ने कहा ना शिक्षकों की निगरानी की स्थिति, शिक्षक को बहुत सारी चीजों से स्पेसिफिक है ना कि उसका बच्चा जो है उसके पास पढ़ने आता है वो गुणवत्तापूर्ण उसको शिक्षा मिल रही, हमें उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। मेरे अपने आप में मोबाइल उसका करें। अच्छा, इसके साथ साथ में मैं एक छोटा सा बच्चों का सवाल मन में आया, बदपूछी लेता हूँ, बच्चों को आने में कितना नियमित है बच्चे स्कूल आते हैं? जिस अध्यापक ने विद्यालय में मन से पढ़ा दिया वो बच्चा घर से लड़के या किसी से बहस करके हर स्थिति में विद्यालय आएगा, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेगा, ये मेरा गारंटी है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, शौचालय और पानी की। देखिए, अब वर्तमान में हम शौचालय की समस्या नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इसके लिए धनराशि है। ठीक है, अगर कोई खराबी अगर आ जाती है हम लोग के घर कोई ना कोई समस्या तो उसका भी निदान है, और आप उसमें आपको विभाग को अवगत करा सकते हैं, स्पेशल डिमांड कर सकते हैं, भी हो, और सरकार कंपोजिट ग्रांट विद्यालयों में शौचालय वगैरह, ये हमारी इच्छा शक्ति में कमी होगी। तो इस तरीके की अगर समस्या देखने को मिलती तो वो हमारी पहुंच, ना कि किसी फंड की या किसी और की। इसके साथ साथ पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं जिले में अभी समय आपको बताना, मुझे वो फर्श के विषय में कि प्रत्येक विद्यालय में किताबें
एनसीईआरटी द्वारा जो है और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आगे कर पुस्तकालय प्रॉपर बना रखा है जिसमें बुक इश्यूज होती है। सभी को निर्देश दिए गए हैं तो अभी विद्यालय में अपना करता है वो शिक्षक को निर्भर रहता है। लैब 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराई गई विज्ञान की विकिट सभी विद्यालयों को भेजी गई है। हर एक किट है और ये सभी है और ये शिक्षक यूज भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए कोई नए कार्यक्रम लाने की योजना सरकार करना चाहती है। कार्यक्रम अपने आप में बहुत पर्याप्त है और बस इनका सही से क्रियान्वयन हो जाए ये हमारी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट में बच्चों और शिक्षकों के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं? सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये देश अपना है, ये बच्चे अपने हैं, बहुत कुछ छोड़ के अपने उस कर्तव्यों को सही से निर्वहन करने लगे कोई निश्चित के कुछ देश के लिए करता है तरक्की कराए। तो ये बेसिकली बेसिक शिक्षा अधिकारी शहजादपुर है जिन्होंने हमसे बात की और आपकी हमने जहां तक प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।